The topic which we are going to discuss is Unlock India's Food Processing Potential. सो हिंदू में द हिंदू पेपर में ये 27 जनवरी को ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया था। और ये आर्टिकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में द हिंदू में लिखा है, तो कई बार समझ में नहीं आता है कि भाई इसको यूपीएससी कैसे ये टॉपिक मतलब रिलेवेंट है कि नहीं है। तो यस, इट इज़ वेरी वेरी मच रिलेवेंट, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर को भी लिंक्ड है। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ओके, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद द फार्मर्स। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों को ये इंटरलिंक्ड है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदू में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके बताया है। सो अगर हम बात करें तो ये ऐसा, एक्चुअली तो क्रक्स ये था कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड, to boost processed food in large quantities, India has formulated a unique production-linked incentive scheme. तो एक स्कीम भारत सरकार ने बनाई है, फॉर्मुलेट की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, विच एम्स टू इंसेंटिवाइज इंक्रीमेंटल सेल्स, कि भाई हमें सेल्स बढ़ाने हैं। ठीक है। तो अभी ये जब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर ये तो समझ में आ रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये समझ में आ गया। लेकिन पहले तो भाई ये स्कीम क्या है, इसका नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कि आप सेल्स को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? और ये कैसे हम यूपीएससी को इसको कैसे लिंक करें, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फूड प्रोसेसिंग मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन टू द एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब आप जब भी सपोज एक फ्रूट है, उसका आपने जूस बना दिया और आपको रियल है, ट्रॉपिकाना है, तो आपने उस फ्रूट को प्रोसेस करके उसकी वैल्यू ऐड कर दी। ऐसा फल बेचेंगे तो सस्ते में जाएगा, लेकिन उसी जगह पे उसका अगर आप आइसक्रीम बना दोगे, उसका सिरप बना दोगे, उसका जैम बना दोगे और उस चीज़ का जूस बना दोगे, कुछ भी फूड प्रोडक्ट, तो उसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है। और कई बार अगर आप जैसे महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी की बात करें, तो वो तो उसको तो जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, और वो उसकी आइसक्रीम बनती है, उसके जैम बनता है, उसका सिरप बनता है, उसकी चॉकलेट्स बनते हैं, वो होता है ना जेली जैसा, वो बनता है। सो इट्स सो मेनी थिंग्स व्हिच आर मेड फ्रॉम दैट महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, कितना पैसा कमाते होंगे। तो अगर ऐसी स्ट्रॉबेरी बेचोगे तो 40 रुपए में आपको डब्बा मिल जाता है, लेकिन उसी जगह उसका जैम बना दोगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज। तो ये होता है फूड प्रोसेसिंग, जिससे आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में। मेथड्स लाइक ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, क्योंकि ये भी इसमें अंदर इन्वॉल्व होता है, आप कितना अच्छा तरीके से उसको पैक करते हो, सॉर्ट करते हो, क्योंकि अच्छे अच्छे फ्रूट्स इंडस्ट्रीज को लगते हैं, दे डोंट रिक्वायर जो सड़े हुए हैं, खराब है या आउट ऑफ शेप है, वो अलग करना पड़ता है उन्हें। जैसे अभी पटेटो है, पटेटो का अभी जैसे हमने चिप्स बनाने के लिए, जैसे पेप्सिको का पेटेंट वो गवा दिया उन्होंने, वो केस हार गए। तो उनके पटेटो के ऊपर पेटेंट है, उनका आलू उसके ऊपर पेटेंट है कि इस यही आलू चाहिए जिस तरीके से, जिसके वजह से जो रफल लेस के जो चिप्स बनते हैं उनको पर्टिकुलर टाइप का आलू लगता है, जिसमें स्टार्च कम हो, जिसमें मॉइस्चराइजर कम हो, और जिससे वो चिप्स बनाने में आसानी जाए, इट बिकम्स क्रिस्पी। तो उसके लिए स्पेसिफिकली चिप्स बनाने के लिए पेप्सिको ने वो आलू को पेटेंट करवाया था। तो इससे क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगर एक चिप्स का पैकेट लोगे तो 30-40 रुपए में जाएगा, और अगर आप ऐसा आलू लेने जाओगे तो भाई 20-30 रुपए में पूरा 1 किलो आलू आ जाएगा। सो ये होता है फूड प्रोसेसिंग, टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिजर्विंग फूड सब्सटेंसेस टू एनहांस देयर शेल लाइफ। तो कई बार हम यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, जिससे हम उसकी शेल लाइफ बढ़ा रहे हैं ताकि सड़ ना जाए, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वो वेजिटेबल्स हो, एंड ऑब्वियसली ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फूड। ये हो गया फूड प्रोसेसिंग, कि हम ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। इसका रिलेवेंस क्या है? इट प्रोवाइड्स अ वाइटल लिंकेज एंड सिनर्जी बिटवीन एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है ये। इट हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई एंड कमर्शलाइज द फार्मिंग, कि भाई फार्मिंग मतलब यही नहीं कि खेती बाड़ी करो, सब्जी बेच उगाओ और उसको मार्केट में जाके बेचो। आप फ्रूट्स उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, एंड देन यू कैन सेल इट टू इंडस्ट्रीज ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके इनको देके आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ओके, जैसे पटेटोज हैं, fruits हैं, all these kind of things can be really beneficial for food processing industries.
एनहांस द इनकम ऑफ फार्मर्स, आप फार्मर्स का इनकम एनहांस कर सकते हैं ऑब्वियसली। मार्केट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रो एग्रो फूड्स की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जनरेट्स ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत सरकार को भी पैसा बहुत मिलेगा। कुड बी सोल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू अ डिस्टेंट लोकेशन। देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रूट है, अगर आपको उसको मार्केट में बेचना है तो यू हैव टू सेंड इट टू द नियर बाय मार्केट। आप बहुत दूर तक उसको ट्रैवल नहीं करवा सकते क्योंकि वो सड़ जाएगा वो फ्रूट, अनलेस यू आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स का इस्तेमाल करके उसकी शेल लाइफ बढ़ा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि उस पर्टिकुलर फ्रूट, अब जैसे स्ट्रॉबेरी बहुत आसान एग्जांपल है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, वो खराब हो जाती है, इट्स विद इन 4-5 दिनों में ही वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है स्ट्रॉबेरी। तो वो जब सबसे बेस्ट फॉर्म में होती तभी उसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसी फूड प्रोसेसिंग टेक्निक से, उसको जैम में कन्वर्ट करोगे या सिरप में कन्वर्ट करोगे तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड, इट कैन बी एक्सपोर्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी आप इसको भेज सकते हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे सब मटेरियल एंड उसके प्रोसेस प्रोडक्ट्स, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बेवरेजेस हैं, जूस, पल्प्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स, पोटैटो वेफर्स, फिशरीज का आप कैंड, जो कैंड या फ्रोजन फिश कर सकते हैं, मीट पोल्ट्री का भी आपने कई बार वो सॉसेजेस, सलामीज और एग पाउडर ये बना सकते हो। मिल्क और डेयरी का मिल्क पाउडर है, मिल्क के प्रोडक्ट्स है, कंडेंस्ड मिल्क, आइसक्रीम बना सकते हो, बटर, घी, ग्रेन और सीरियल से फ्लावर, बेकरीज, बिस्किट्स, स्टार्च, ग्लूकोज, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब बना सकते हो। कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए चॉकलेट्स बना सकते हैं आप। ये तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स जो है, स्लाइस, मैंगो, मिरिंडा, ये बना सकते हो। और जो प्लांटेशन है उससे आप चाय, मतलब टी, कॉफी, कैशू, कोको, कोकोनट, ये सारी चीजों को आप you can convert them and you can sell them at a much higher price rather than just in the basic form। इंडिया में स्टेटस देखे तो इसको एक सनराइज इंडस्ट्री करके माना जाता है कि अभी भी ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, दिस इज स्टिल अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। द फूड इकोसिस्टम ऑफर्स ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत इंडिया में जबरदस्त मार्केट है। हम लोग तो भाई मैगी और यही चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स ही ज्यादा खाते हैं, तो भाई जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज है फूड सेक्टर में। ग्रोथ इन द फूड रिटेल सेक्टर, फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिजिकल इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट भी काफी अच्छे पॉलिसीज बना रहा है जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फायदा हो। उसके अलावा भारत देश में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग से मिनिस्ट्री है जो ये देखता है कि सही तरीके से सारे स्टैंडर्ड जो है फॉलो किए जा रहे हैं, ताकि किसी फूड में कोई पॉइजनस सब्सटेंस ना हो। इट हैज सैंक्शन 41 फूड पार्क्स फंडेड अंडर द मेगा फूड पार्क स्कीम। तो 41 फूड पार्क्स है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास। इंडिया रिकॉर्ड्स क्लोज टू 15% राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो हमारे देश में 15% राइज हो गया है, इतने सारे प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एंड बाय 2025 इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडियाज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्थ भी ओवर $500 बिलियन। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज्यादा महत्व है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी के लिए। उसके बाद बाय 2030 इंडियन एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन इंक्रीज 3 टाइम्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा कंज्यूम करेंगे। इसलिए इंडिया विल बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब ये एस्टिमेट्स हैं, दीज आर ऑल एस्टिमेट, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड किया गया है, तो बाहर से कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे चालू कर सकता है। ऑटोमेटिक रूट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, ऑटोमेटिकली आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल लाके आप उसका प्रोसेसिंग करके आप उसको बेच सकते हो मार्केट में। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट फॉर ट्रेडिंग इंक्लूडिंग थ्रू ई कॉमर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लेकिन अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर बेचना है, ट्रेडिंग करनी है उसकी, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से अगर उनको देखना है तो गवर्नमेंट अप्रूवल लगेगा। अदरवाइज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चालू करने इसके लिए ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो, देर इज नो नीड फॉर डायरेक्टली गोइंग एंड आस्किंग फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, 1% इंक्रीज इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज द फूड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बाय 0.06%। तो अमेरिका में जब 1% पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी हुई तो उनका जो फूड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो सिर्फ 0.06% से इंप्रूव हुआ। हायर इन्वेस्टमेंट आर बीन कॉन्सेंट्रेटेड इन स्टेट्स सच एज आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड यूपी। यहाँ पे हमने काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो अगर हम रिपोर्ट देखेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स की 2020-2021 की, हाईएस्ट इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज पैरामीटर विद कनेक्टिविटी टू रूरल हैबिटेशन। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो है रूरल कनेक्टिविटी की। अर्बन सिटीज और रूरल एरियाज की जो कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा हमने अच्छा स्कोर किया है गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में।
अभी सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग का? फार्मर्स को हायर यील्ड मिलेगी, बेटर फार्म रियलाइजेशन, लोअर रिस्क, कंज्यूमर आर गेटिंग मोर वैरायटी, लोअर प्राइसेस, न्यू प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको, कंपनीज को नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रूरल माइग्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर रूरल एरिया में आप खेती बाड़ी करके इतना पैसा कमा रहे हो तो आपको शहर में आने की जरूरत नहीं, तो अर्बनाइजेशन के ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, स्लम्स नहीं क्रिएट होंगे। लेकिन इश्यूज क्या है? देर आर गैप्स इन द सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विच मीन्स इनएडिक्वेट प्राइमरी प्रोसेसिंग। आज भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं, सप्लाई चेन मतलब जो फार्मर्स हैं उनके पास उतनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। कई बार वो इतने अंडर प्रेशर होते हैं कि उनको जल्द से जल्द इन मार्केट अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना पड़ता है, चाहे वो हरी सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, कोई फ्रूट्स हो, क्योंकि उनके आसपास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, उनका कोई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो वो क्या करते हैं, भाई चलो ये पता नहीं भाई इसका क्या होगा, चलो जाके मार्केट में जो दामों में मिल रहा है वो दामों में हम बेच देते हैं ताकि नुकसान तो ना हो कम से कम। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत वीक है, इनएडिक्वेट है इंडिया में। अगेन देयर इज लैक ऑफ एडिक्वेट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। स्टोरेज करने के लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए फैसिलिटीज नहीं, क्योंकि कई बार जैसे फ्रोजन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो आपके पास ऐसे ट्रक्स होने चाहिए जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी हो जिससे फ्रोजन फूड्स को आप कैरी कर सको, डिस्ट्रीब्यूट कर सको। ये इतना हमारे पास उतना भी डेवलप नहीं है। उसके बाद इनसफिशिएंट कनेक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, कि फार्मर्स के बीच में और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल जो बिजनेसमैन है उनके बीच में जो कनेक्शन है वो इनसफिशिएंट है। फार्मर्स इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भरोसा नहीं करते और इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर के ऊपर भरोसा नहीं करते। सीजनेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन एंड लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, देखिए हमारे यहाँ पे सीजनल अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी बारिश गिरती है, कभी तो कभी हेल स्टॉर्म्स या स्नो गिर जाता है, कभी कभी बारिश ही नहीं गिरती, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है। और जितनी हमारे पास कैपेबिलिटीज है उसका यूटिलाइजेशन हम सही तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना वेस्ट हो रहे हैं। स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए बहुत सारा जो प्रोड्यूस है ना वो हमारा सड़ जाता है, उसका नुकसान हो जाता है। institutional gaps in the supply chain, for instance there is dependence on the एपीएमसी मार्केट्स, मतलब जो हमारी मंडीज हैं, एग्रीकल्चरल मंडीज जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। और वहां पे तो ठेकेदार बैठे हैं, वहां पे मिडिल मैन बैठे हैं जो सब पैसा खा लेते हैं, और फार्मर के एंड में हाथ में कुछ ज्यादा पैसा मिलता नहीं है, और कंज्यूमर को भी वही चीज डबल भाव में या ट्रिपल भाव में मिलती है, बिकॉज ये लोग कमीशन लगाते हैं। देर इज लैक ऑफ फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्वालिटी और सेफ्टी तो छोड़ ही दीजिए, कई बार हमें मतलब 10 बार उसको धोना पड़ता है फलों को, सब्जियों को, तब उसके ऊपर का जो फर्टिलाइजर है या जो केमिकल है वो धो जाए। एंड नॉट हैविंग इनफ ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, हमारे यहाँ पे देखा जाए तो डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च ज्यादा नहीं किया जाता है। तो क्या क्या किया जा सकता है? तो ये पैंडमिक है, इट हैज एक्सेलरेटेड द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रेडी टू ईट मार्केट विच सॉ अ राइज ऑफ अप्रोप्रिएटली 170% इन सेल्स। कि अभी ये जो पैंडमिक हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, वहां पे लोग एक्चुअली सब्जी नहीं खरीद रहे थे, बिकॉज उनको डर लगता था कि भाई इससे हमारे घर में कोरोना आ जाएगा। तो लोग क्या खरीद रहे थे? चिप्स खरीद रहे थे, मैगी खरीद रहे थे, जो रेडी टू मेड होता है कि आप डालिए ओवन में या डालिए आप बस उबाल दीजिए। ये सूप आते हैं, अलग अलग कुछ रेडी टू मेड प्रोडक्ट्स आते हैं, तल दीजिए, फ्राई कर दीजिए और रेडी। तो ये लोग ज्यादा खाने लग गए। तो देखा जाए तो एक्चुअली दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट भाई क्योंकि पैंडेमिक था तो लोग, और वैसे भी लोगों को यही खाने में ज्यादा पसंद आता है रादर देन नॉर्मली कौन पकाते बैठेगा। तो रेडी टू ईट मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका में तो बहुत बड़ा मार्केट है। इट हैज इंक्रीज द कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड मतलब मेरे रोज की जो मेरी जिंदगी है जिसमें मेरे पास टाइम नहीं है खाना पकाने के लिए, सब्जी काटने के लिए, तो भाई बस आओ, अपना एक ओवन ले लो, उसमें डाल दो, क्यों गैस लगाए और क्यों सिलेंडर लगाए, चलो ओवन में डाल दिया, रेडी। इसमें भी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ लॉन्च पैड फॉर हेल्थ ओरिएंटेड स्टार्टअप्स एंड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो जी हाँ, अभी जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग वाले, माइक्रो फूड यूनिट्स जो है प्रोसेसिंग, उसको एक लॉन्च पैड आप दीजिए, जिससे ये लोगों में डेयरिंग आए फार्मर्स में कि चलिए रादर देन गोइंग टू द एपीएमसी, जो मंडीज हैं एग्रीकल्चरल मंडीज, उसके यहाँ पे जाने से बेहतर है कि हम किसी अब स्टार्टअप के पास जाके अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल हैज बीन एड्रेस्ड बाय द ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम है, इससे जो फार्मर्स हैं उनको भी पैसे कैपिटल मिलता है, जिससे वो अपना खेती बाड़ी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम
जो स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज हैं जो चालू करना चाहते हैं अपना बिजनेस, उनको भी वर्किंग कैपिटल मिलता है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंडर, कि हम आपसे पैसा लेते हैं एंड देन देयर इज अरेंजमेंट कि इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद हम आपका पैसा जो लिया है, वो लोन जो लिया है, वो हम वापस कर देंगे। आप एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट विद रिस्पेक्ट टू फूड प्रोसेसिंग काफी इंप्रूव हो रहा है। सेल्स प्रमोशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बट इनवर्सली रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। जितना ज्यादा आप सेल प्रमोशन करोगे तो जी हाँ, आपका एडवर्टाइजमेंट होगी लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुत सारा खर्चा सेल्स के ऊपर हो जाएगा। ओके। लेकिन जितना ज्यादा सेल प्रमोशन करोगे उतना ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कंज्यूमर्स में, और धीरे धीरे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा। Food processing PLIS is included for supporting branding and marketing activities in foreign markets। तो ये फॉरेन मार्केट्स में भी आपको ब्रांडिंग करना जरूरी है। हमारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है PLIS, इसका बेसिकली आप फॉरेन मार्केट में अपने जो भारतीय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया का है, चाहे वो मैंगो पल्प हो या वो कोई सॉस हो या वो कोई फ्रूट हो, कि ये इंडिया का है। तो ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट इन द फॉरेन मार्केट्स, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा हाउ अ जापानीज और कोरियन पर्सन और एन ऑस्ट्रेलियन पर्सन विल कम टू नो दैट दिस पर्टिकुलर बिलोंग्स टू इंडिया। तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे देश में मैकडोनल्ड ऐड करता है, पिज्जा हट ऐड करता है, वैसे ही हमें वहां पे जाके एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उसमें हेल्प करेगी। एंश्योर दैट इंडिया शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन द एक्सपोर्ट बेस बास्केट इज इम्प्रूव्ड। जी हाँ, धीरे धीरे जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, मतलब रादर देन डायरेक्टली सेंडिंग द रॉ मटेरियल, फल भेज वहां भेजने से ज्यादा बेहतर है कि उसी फल का जूस भेजो, उसी फल का सिरप भेजो, उसी पटेटो के चिप्स भेजो। उसे पैसा भी ज्यादा मिलेगा एंड वो ड्यूरेबल भी होता है, हाइजीनिक होता है। वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज के जो हाइजीन के जो पैरामीटर्स होते हैं, कई बार बिकॉज कई सालों पहले जब हापूस मैंगोज का कंसाइनमेंट यूरोप में भेजा था, तो उनको उसके अंदर एक मक्खी मिल गई। एक मक्खी मिल गई तो उन्होंने पूरा का पूरा कंसाइनमेंट वापस भेज दिया। दैट वोंट हैपन व्हेन इट इन द सिचुएशन ऑफ कोई जूस का अगर कैन होगा तो उसकी मक्खी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सब कुछ पैक्ड होता है, इंडस्ट्रियली पैक्ड होता है। इंडिया कैन रीच द अपटैप्ड मार्केट्स ऑफ यूरोप, मिडिल ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, अफ्रीका, ओशियनिया एंड जापान। तो यहाँ पे अभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचे, इंडिया के प्रोडक्ट्स। अगर हम इसके ऊपर काम करें थ्रू द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो बहुत पैसा कमा सकता है भारत। और भारत के साथ सारे लोग, फार्मर्स और सारे ये फूड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो भारत में बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो with growing populations, changing food habits, and unrestricted use of natural resources, nation's roadmap for a common efficient food value chain हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ह्यूज कैपिटल है, ह्यूज पोटेंशियल है। New alternatives are explored, have immense potential in replacing the staples of rice and wheat in the form of nutri cereals, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, फर्मेंटेड फूड्स, हेल्थ बार्स, ये जो आपने प्रोटीन बार आपने सुना होगा वो, इवन फ्रेश फोर्टिफाइड फूड्स फॉर पेट्स, पेट्स का भी पिडिग्री ये वो आता है। तो ये सभी चीजों को इतना मार्केट है, लेकिन ये अनटैप्ड मार्केट है। तो डेफिनेटली हम PLSI दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं और ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। By welcoming the new brands in the category, the production linked incentive scheme aims to create an enabling ecosystem for innovation in both food products and processes। तो देखिए, हम इनोवेट करना चाहते हैं, कोई नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, हम नई प्रोसेसेस से हम इफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, ताकि कम से कम फूड वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा फूड का या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का कन्वर्जन हम रेडीमेड फूड में कर सके, ताकि उसको हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल और कंज्यूमर के पास वैरायटीज मिले खाने के लिए। इससे बहुत हेल्प हो सकती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने PLIS सॉरी, ये स्कीम को लॉन्च किया है। सो दैट वाज द टॉपिक। तो इतने सिंपल इसमें हमें समझ में आना चाहिए, पर जब हम वो पढ़ते हैं आर्टिकल तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो कभी भी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका बेसिक यू हैव टू लिंक इट विद यूपीएससी, अदरवाइज वो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बार ऐसे इकोनॉमी रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड जब आते हैं एडिटोरियल, तो हम बेसिक भूल जाते हैं और वो आर्टिकल ही समझ में नहीं आता है। सो ऑलवेज गो टू द बेसिक्स। ये सारा मैंने बेसिक समझाया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, और तब जाके ये स्कीम समझ में आई कि अरे हाँ,
इस सेक्टर में ग्रोथ की ज़रूरत है, सेक्टर में ब्रांडिंग, एडवर्टाइज़मेंट, कैपिटल क रेज़ करने की ज़रूरत है, जो ये स्कीम प्रोवाइड कर रही है और बेसिकली एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहती है। दैट्स इट। तो जब बेसिक क्लियर होंगे, तो पूरा का पूरा टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। सो दैट वाज़ द टॉपिक।